द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स फाइनली अप्रूव हो चुका है। कई सालों के नेगोशिएशंस के बाद इंडिया और ईयू ने फाइनली एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लिया है जो लगभग 200 करोड़ लोगों को अफेक्ट करेगा। ये दोनों साइड्स के लिए सबसे बड़ा डील है। इस डील की टाइमिंग और बेटर नहीं हो सकती थी। दोनों देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस में हैं, लेकिन ये दोनों दुनिया के दो ग्रेट पावर्स से प्रेशर फेस कर रहे हैं। एक तरफ यूएस एक बुली की तरह एक्ट कर रहा है और इसने कई इंडियन गुड्स पे 50% टैरिफ्स लगा दिए हैं। यूरोप को भी एडिशनल लेवीज के साथ थ्रेटन किया जा रहा है अगर वो ट्रंप के ग्रीनलैंड को लेकर डिमांड्स को मीट नहीं करते। रिसेंटली डावोस में यूएस ने ओपनली यूरोपियन इकोनॉमी को क्रिटिसाइज किया। इस सब के कारण यूरोप का अपने लॉन्ग स्टैंडिंग एलाई यूएस पे ट्रस्ट कम हो रहा है। दूसरी तरफ है चाइना। चाइना ने जिस तरह से ग्लोबल ट्रेड को वेपनाइज किया है, दोनों इंडिया और ईयू इसे एक रिलायबल ट्रेड पार्टनर अब नहीं मान सकते। ईयू को चिंता है कि चाइनीज गुड्स उनके इंडस्ट्री को डैमेज कर देंगे। हमारे भी चाइना के साथ रिलेशनशिप में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। इस कंटेक्स्ट में यूरोप और इंडिया इस बात में अग्रीमेंट में हैं कि उन्हें अब पहले से ज्यादा इन ग्रेट पावर्स के अगेंस्ट हेज करने की जरूरत है। इनफैक्ट यूरोप इंडिया को एकमात्र ऐसे देश जैसे देखता है जो सफिशिएंटली बड़ा है और चाइना का ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है। लेकिन इंडिया ईयू टाइज हमेशा स्मूथ नहीं रहे हैं। इंडिया ईयू ट्रेड डील के लिए नेगोशिएशंस लगभग 20 साल पहले शुरू हुए थे, लेकिन ये इन दोनों देशों के डिफरेंसेस के कारण कभी अप्रूव नहीं हो पाए थे। तो इन दोनों देशों ने फाइनली कॉमन ग्राउंड कैसे ढूंढ लिया? आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंडिया और ईयू एक दूसरे के साथ क्या ट्रेड करते हैं। फिर हम इन दोनों देशों के डिफरेंसेस समझेंगे। एंड में हम करंट ट्रेड डील्स के विंस, लॉसेस और न्यूट्रल इंडस्ट्रीज देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। ये समझने के लिए कि इन दोनों देशों में पहले डील क्यों नहीं हो पाती थी, हमें यह समझना होगा कि इंडिया और यूरोप एक दूसरे के साथ क्या ट्रेड करते हैं। इंडिया ईयू ट्रेड रिलेशनशिप थ्योरी में स्ट्रांग लगता है। फाइनेंशियल 25 में ही दोनों एंटिटीज के बीच बायलैटरल ट्रेड का वैल्यू 136.5 बिलियन डॉलर्स था। इस ट्रेड का कंपोजिशन दोनों साइड के स्ट्रेंथ्स को दिखाता है। कलेक्टिवली पूरा ईयू इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। इसका इंडिया के टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में 17% कंट्रीब्यूशन है। इंडिया यूरोप को टेक्सटाइल्स, अपैरल, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेडिसिन और जेम्स एक्सपोर्ट करती है। इनमें से ज्यादातर लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, लेकिन ईयू को हम आईटी, कंसल्टिंग एटसेट्रा जैसे कई सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ हम ईयू से मशीनरी, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ड्रग्स और इवन कार्स इंपोर्ट करते हैं। इनमें से ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स हैं। लेकिन दोनों साइड्स के हाई ट्रेड वॉल्यूम के बावजूद दोनों साइड्स इस रिलेशनशिप को अंडर परफॉर्मिंग मानते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। इंडिया ईयू का बस 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और हम ईयू के एक्सपोर्ट में बस 2.4% कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपेयर करें तो यूएस 17% कंट्रीब्यूट करता है और चाइना 15%। इंडिया जैसे बड़े देश के लिए यूरोपियन मार्केट्स में इसका परफॉर्मेंस वीक रहा है। यूरोप के लिए भी इंडिया में सेम कंडीशन है। बिना प्रेफरेंशियल एक्सेस के दोनों साइड्स ऐसे प्लेयर्स को मार्केट शेयर खो देते हैं जिनके पास ये प्रेफरेंशियल एक्सेस है। वियतनाम और बांग्लादेश अपने खुद के ट्रेड डील्स के साथ इंडिया के यूरोपियन टेक्सटाइल मार्केट में शेयर कैप्चर कर रहे हैं। वहीं यूरोपियन मशीनरी मेकर्स को इंडिया में सेम सिचुएशन कोरिया और जापान के कारण फेस करना पड़ा। जापान और कोरिया के पास इंडिया के साथ एफटीएज हैं, जिसके कारण इन्होंने इंडियन मार्केट्स में लीड ले ली है। इंडिया और ईयू का रिलेशनशिप बड़ा था, लेकिन ये दोनों अपना मार्केट शेयर दूसरे देशों को खो रहे थे। और तो और इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर होने के बावजूद ईयू का इंडिया में इन्वेस्टमेंट चाइना या ब्राजील में इन्वेस्टमेंट से हाफ से भी कम थे। इस रिलेशनशिप के इनर्शिया के पीछे एक लंबे और मुश्किल ट्रेड टर्म्स का नेगोशिएशन है जो 2007 से चला आ रहा है। 2013 तक नेगोशिएशंस के 15 राउंड्स के बाद दोनों साइड्स एक डील करने के पास नहीं आए थे, क्योंकि दोनों कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। तब टॉक्स रुक गए थे और दोनों देशों में रिलेशनशिप वीक हो गया। ये समझने के लिए कि ये नेगोशिएशंस बिगड़े क्यों, हमने इसे एक सिंपल लेंस से देखा। सॉवरेनिटी वर्सेस कॉम्प्लीमेंटैरिटी। ये फ्रेमवर्क ये नहीं बताता कि क्या सही है और क्या गलत है। ये इस बात को समझने में मदद करता है कि अलग अलग देश ट्रेड के बारे में कैसे सोचते हैं। हर नेगोशिएशन में टेंशन होता है। ट्रेड कॉम्प्लीमेंटैरिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तुम्हारे पास कुछ है जो मैं चाहता हूं और मेरे पास कुछ है जो तुम चाहते हो, तो चलो ट्रेड करते हैं। जैसे इंडिया टेक्सटाइल सस्ते में बना सकता है, लेकिन यूरोप ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यूरोप सस्ते टेक्सटाइल चाहता भी है। वहीं यूरोप वो प्रेसिशन मशीनरी बनाता है जो इंडिया को चाहिए।
तो इन दोनों के ट्रेड का बेनिफिट काफी ऑब्वियस है। लेकिन सॉवरेनिटी की बात करें तो यहाँ चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। देशों को बस इकोनॉमिक एफिशिएंसी नहीं चाहिए, इन्हें दूसरे पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। जैसे इंडिया का डेयरी इंडस्ट्री इसका सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और ये फॉरेन प्रोडक्ट से प्रोटेक्टेड है। वैसे ही यूरोप अपने ग्लोबली कंपिटिटिव कार्स को फॉरेन इंपोर्ट से बचाना चाहेगा। ज्यादातर गुड्स इस सॉवरेनिटी और कॉम्प्लीमेंटारिटी के स्पेक्ट्रम के बीच में पड़ते हैं। यहाँ देश अपने मार्केट्स ओपन करने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन वो इसके बारे में सिलेक्टिव हो सकते हैं और वो शायद ऐसा बहुत जल्दी ना करें। ईयू इंडिया टॉक्स इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते थे क्योंकि बहुत सारे गुड्स इस स्पेक्ट्रम के बीच में होते थे और इन पे कोई अग्रीमेंट नहीं होती थी। इंडिया की सॉवरेनिटी की बात करें तो सबसे बड़ा बाउंड्री ऑटोमोबाइल्स था। यूरोपियन कार मेकर्स को इंडिया के बड़े मार्केट का एक्सेस चाहिए था, लेकिन इंडिया अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हाई टैरिफ्स का यूज करके प्रोटेक्ट कर रही थी। इंडिया के हिसाब से BMW और वोक्सवैगन जैसे ब्रांड्स का इंपोर्ट होना डोमेस्टिक ऑटो इन्वेस्टमेंट के लिए बुरा हो सकता था। अब ये ऐसे नीश ब्रांड्स बन चुके हैं जो लग्जरी मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं। ये अब इंडियन कार्स के लिए एक थ्रेट नहीं है क्योंकि इंडियन कार्स ज्यादातर मास मार्केट्स के लिए बनते हैं। फिर भी इंडिया कुछ कारणों से हैवी ड्यूटीज इंपोज कर सकती है। पहला, ये फॉरेन ब्रांड्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज कर सकती है ताकि ये टैरिफ्स अवॉइड कर सकें। दूसरा, ये खुद को फ्यूचर कंपटीशन से बचाने के लिए हो सकता है। जैसे अगर यूरोप इंडिया से बेटर ईवी बना लेता है तो इंडिया के ईवी इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। एग्रीकल्चर एक और बाउंड्री है जो इंडिया क्रॉस नहीं करना चाहती। ईयू डेयरी, वाइन और दूसरे फार्म प्रोडक्ट्स पे कट्स चाहता है, लेकिन इंडिया अपने 10 करोड़ फार्मर्स को यूरोपियन कंपटीशन से एक्सपोज नहीं करना चाहती। भले ही इंडियन डेयरी ग्लोबली कंपिटिटिव है और फॉरेन प्रोडक्ट्स के साथ ये compete भी कर सकती है। अब यूरोप की सॉवरेनिटी की बात करें तो इनके लिए सर्विसेज हमेशा से एक बाउंड्री रहा है। इंडिया IT वर्कर्स, इंजीनियर्स और कंसल्टेंट्स के यूरोप में काम करने के लिए ईजियर मोड 4 वीजा चाहती है, लेकिन EU में इमिग्रेशन हमेशा से एक सेंसिटिव सब्जेक्ट रहा है। यूरोप में जब खुद हाई अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा हो तब फॉरेनर्स को हाई पेइंग जॉब्स देना पॉलिटिकली कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है। फार्मा एक और ऐसा एग्जाम्पल है। यूरोप एक ड्रग इनोवेटर है और इसके पास नए मेडिसिन के बहुत सारे पैटेंट्स हैं। वहीं इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है और हम एक्सपायर्ड पैटेंट्स के सस्ते जेनेरिक्स एक्सपोर्ट करते हैं। ये एक्सपोर्ट्स यूरोप को भी जाते हैं जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। नेचुरली दोनों देशों के लिए यहाँ फायदा है। फिर भी यूरोप अपने ड्रग्स के लिए डेटा एक्सक्लूसिविटी क्लॉज पुश कर रहा है। इस क्लॉज के अंडर कुछ समय के लिए इंडिया किसी मेडिसिन के ओरिजिनेटर के क्लिनिकल डेटा पे जेनेरिक बनाने के लिए डिपेंड नहीं कर सकती है। ये इंडिया के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम था, जिसके हिसाब से ये पेटेंट के बाद तक मोनोपोली पावर को बढ़ाता है। इस फ्रेमवर्क के अलावा ऐसे और भी गुड्स हैं जहां दोनों देशों के फायदे के बावजूद इनमें ट्रेड बैरियर्स हैं। देखो, काफी समय से इंडिया यूरोप के एक जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस या GSP नाम के एक स्पेशल लिस्ट में थी। GSP हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज से इंपोर्ट्स पे कम टैरिफ्स गारंटी करती थी। हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इससे खास करके फायदा हुआ। लेकिन जैसे जैसे इंडिया ग्रो हुआ और इसके एक्सपोर्ट्स ग्लोबली कंपेटिटिव हुए, यूरोप को लगा कि हमें GSP में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं थी। तो हमारे प्रोडक्ट्स इस लिस्ट से निकल गए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हमें इनकी और जरूरत नहीं थी। फिर भी इंडिया के वियतनाम जैसे कुछ पीयर्स जिन्हें GSP से निकाला गया था, उन्होंने यूरोप के साथ ट्रेड डील साइन कर लिए। इससे वियतनामीज प्रोडक्ट्स पे लोअर टैरिफ्स लगे, जिससे ये इंडियन गुड्स से ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए। इंडिया का इसके लिए सोल्यूशन था कि हम भी यूरोप के साथ एक ट्रेड डील साइन करें। दोनों देशों के बीच इस स्टेलमेट का एंड जियोपॉलिटिक्स के कारण हो पाया। जैसे यूक्रेन वॉर के कारण यूरोप ने रशियन ऑयल को सैंक्शंस के थ्रू इंपोर्ट करना बंद किया, जिससे इसके एनर्जी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम्स आने लगे। चाइना का डोमिनेंस भी बढ़ रहा था और ट्रंप के टैरिफ्स के कारण ऑल्टरनेटिव्स ना होने का कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो गया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इस बार एक इंडिया EU डील सक्सेसफुल कैसे हुआ। 2021 में इंडिया और EU ने नेगोशिएशंस रीओपन करने का डिसीजन लिया। 2023 में दोनों देशों ने इस डील को फास्ट ट्रैक करने का डिसीजन भी लिया। आज हम इसी का रिजल्ट देख रहे हैं। ये हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल कॉम्प्रोमाइजेज हैं। इस डील के सारे डिटेल्स कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इसे समझने का सबसे आसान तरीका इसे सेम सॉवरेनिटी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज लेंस से देखना है। सबसे पहले उन गुड्स से शुरू करते हैं जहां दोनों देशों को फायदा होता है और सॉवरेनिटी की टेंशन नहीं होती। इंडिया के लिए ये लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स थे, जैसे टेक्सटाइल, अपैरल और फुटवेयर। ये तीनों इंडस्ट्रीज इंडिया के यूरोपियन एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा हिस्सा भी हैं। EU ने इस डील के इफेक्ट में आते ही
इन गुड्स पे लगने वाले 12 to 17% तक के टैरिफ्स को पूरी तरह हटा दिया। इससे इंडिया के लिए वियतनाम और बांग्लादेश से compete करना अब पॉसिबल हो जाता है। यूरोप के लिए इसका इक्विवेलेंट है कैपिटल इंटेंसिव मशीनरी। इंडिया अगले 5 से 10 सालों में EU मशीनरी पे टैरिफ्स 44% से 0 तक कम करेगी। एयरक्राफ्ट ड्यूटीज भी हटा दिए जाएंगे। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां इंडिया फिलहाल डोमेस्टिक चैंपियंस नहीं बनाना चाहती और हमें बस इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए इक्विपमेंट की जरूरत है। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जहां दोनों देश ट्रेड कर सकते हैं लेकिन सॉवरेंटी के कारण फ्रिक्शन होता है। दोनों पार्टीज इस बारे में श्योर नहीं है कि ट्रेड से गेन्स सब्सटैंशियल हैं या नहीं। इनमें से कुछ के लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस लगे जहां लिबरलाइजेशन या तो सिलेक्टिव था, नहीं तो इसे धीरे धीरे हटाया गया। सर्विसेज ट्रेड में ये डील बिजनेस विजिटर्स और इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स जैसे इंडियन प्रोफेशनल्स के एंट्री के लिए एक फ्रेमवर्क बनाता है। ये वो मोड 4 लिबरलाइजेशन नहीं है जो इंडिया ने मांगा था, लेकिन ये सही डायरेक्शन में एक स्टेप तो है। इंडियन आईटी फर्म्स के लिए अब यूरोपियन क्लाइंट्स को सर्व करना ईजी हो सकता है। फार्मा में इंडिया ने यूरोपियन इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स 11% से 0% तक कम कर दिए और EU ने भी ऐसा ही किया, लेकिन EU का डेटा एक्सक्लूसिविटी क्लॉज नहीं हटा है। एक और चीज है जहां इंडिया को यूरोप के ऑलमोस्ट सारे कंडीशंस मानने पड़े और वो है यूरोप का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या CBAM। बेसिकली CBAM इस बात का एक टैक्स है कि किसी इंपोर्टेड प्रोडक्ट में कितना कार्बन है। इससे इंडियन फर्म्स खास करके स्टील को अपने एक्सपोर्ट्स को ग्रीन बनाने में इन्वेस्ट करना होगा, जिससे इनके कॉस्ट्स बढ़ेंगे। बहुत लॉबिंग के बावजूद EU ने CBAM में कोई मेजर एक्सेप्शंस नहीं दिए, लेकिन CBAM के कारण इंडिया को इस डील में प्रॉमिस्ड किसी बेनिफिट को कम होने से रोकने के लिए EU ने एक रीबैलेंसिंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है। फाइनली ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहां सॉवरेंटी कंसर्न्स कॉम्प्लीमेंटैरिटी से ज्यादा जरूरी हैं। ऑटोमोबाइल्स इंडिया का सबसे बड़ा कंसेशन है। कई सालों के हाई टैरिफ्स के बाद इंडिया ने ज्यादातर यूरोपियन कार्स पे ड्यूटीज 30 to 35% तक कम करने का डिसीजन लिया है। इसे अगले कई सालों में 10% तक कम भी किया जाएगा, लेकिन ये कंसेशन हेज्ड है। 10% टैरिफ सिर्फ लग्जरी कार्स पे अप्लाई होगा और वो भी 2.5 लाख यूनिट सोल्ड तक के कोटा तक। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ईवीज को इस बेनिफिट से एक्सक्लूड किया गया है। एग्रीकल्चर को डील से बाहर रखा गया था। यूरोपियन वाइन्स और ऑलिव ऑयल्स पे टैरिफ्स कम किए गए हैं, लेकिन डेयरी और पोल्ट्री की बात करें तो इंडिया अभी भी इन सेक्टर्स को सेफगार्ड कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये डील इंडिया और EU के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की शुरुआत है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।